प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, आज मैं आपके समक्ष मान्यवर साहब कांशीराम जी के जीवन के आंदोलन के बारे में बात करना चाहता हूं। मान्यवर साहब कांशीराम जी का जीवन बहुजन आंदोलन को समर्पित है और उस आंदोलन में हर कोई व्यक्ति अपने ही दृष्टिकोण से कुछ न कुछ तलाश रहा है। सारा देश मान्यवर साहब कांशीराम जी को उनके आंदोलन में से राजनीति को तलाश रहा है। साहब कांशीराम जी को राजनीतिज्ञ के रूप में जाना जाता है, तो कुछ लोग उनमें धर्म को तलाश रहे हैं और कुछ लोग उसमें से आर्थिक और सामाजिक सत्ता को देख रहे हैं। मैं जिस विषय पर बात करना चाहता हूं, मान्यवर साहब कांशीराम जी का आंदोलन भले ही राजनीतिक आंदोलन हो, लेकिन मूल रूप से वो एक सांस्कृतिक आंदोलन था। हम सिलसिलेवार उनके आंदोलन पर चर्चा करेंगे। जो सबसे पहला आंदोलन शुरू करने से पहले एक संगठन बनाया जिसको हम बामसेब कहते हैं। आप उस बामसेब की अवधारणा को समझिए। वह कर्मचारियों का संगठन था, लेकिन कर्मचारियों के लिए काम नहीं करेगा। कर्मचारियों की किसी मांग को लेकर के कोई काम नहीं करेगा, यह पहले से तय था। कहने को बामसेब एक संगठन था, लेकिन मान्यवर साहब कांशीराम जी ने कहा कि बामसेब संगठन नहीं है, यह एक शैडो ऑर्गेनाइजेशन है, यह संगठन की छाया मात्र है। संगठन का एक उद्देश्य था कि समाज के लोग अपना टाइम, टैलेंट और ट्रेजरी को समाज के लिए इस्तेमाल करें। अपने बहुमूल्य समय में से समय निकालें, समय के साथ साथ अपने ज्ञान का प्रयोग करें और उसके साथ साथ वो अपना धन भी दें। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो पे बैक टू सोसाइटी का सिद्धांत दिया, इस सिद्धांत के तहत उन्हें एहसास करवाया, लाखों कर्मचारियों को एहसास करवाया कि हम बाबा साहब के कर्जदार हैं। जो हमें मिला है सब बाबा साहब के कारण मिला है, इसलिए हमें समाज को लौटाना है। किस रूप में? समय देकर, ज्ञान को देकर और धन को देकर के। उस राजनीतिक आंदोलन में से मान्यवर साहब कांशीराम जी नेतृत्व निकालना चाह रहे थे। एक शिक्षाविद की तरह लोगों के मन में स्थापित मूल्यों को बदलना चाह रहे थे। सैकड़ों कर्मचारी ब्लैक बोर्ड हाथ में लेकर के, जो फोल्ड होने वाला ब्लैक बोर्ड हाथ में लेकर के, चौक साथ में लेकर के, और ड्यूटी से आने के बाद लोगों को पढ़ाने जाते थे। एक जन जागृति का अभियान था, लोगों को समझाने का अभियान था, पढ़ाने का अभियान था। और एक ही बात को साहब ने कितनी बार समझाया, हजारों बार दोहराया। ये सिर्फ इसलिए था ताकि लोगों के मन में जो डर व्याप्त है, लोगों के मन में जो डर के साथ साथ एक असुरक्षा की भावना है, उस असुरक्षा की भावना से बाहर निकल करके एक विशेष उद्देश्य के लिए उनको तैयार किया जा सके। और बामसेब के आंदोलन में से DS4 निकला। एक संघर्ष करने वाला नौजवान, एक संघर्ष करने वाला समाज, सामाजिक उत्पीड़न के विरुद्ध बगावत करने वाला समाज। DS4 की अवधारणा संघर्ष के ऊपर थी, तो बामसेब की अवधारणा एक विचार को आम जनमानस के मस्तिष्क में स्थापित करने की योजना थी।
कोई भी राजनीतिज्ञ इस प्रकार की तैयारी नहीं करता है। फिर मान्यवर साहब कांशीराम जी ने हमारी दीनता और हीनता को समझते हुए एक स्वाभिमान जगाने का काम किया। बाबा साहब को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया। बाबा साहब की आइडियोलॉजी को, विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक प्रतीक का सहारा लिया। भले ही जय भीम का उद्घोष महाराष्ट्र में बहुत पहले हो गया था, लेकिन मान्यवर साहब कांशीराम जी ने उसी जय भीम के उद्घोष को एक जन जागृति का हथियार बना दिया। जब भी कोई व्यक्ति जय भीम जय भारत बोलता था, उसे समाज में जागा हुआ व्यक्ति माना जाने लगा। उस व्यक्ति की पहचान एक मिशनरी कार्यकर्ता के रूप में होने लगी। उस व्यक्ति के मन में एक सम्मान और स्वाभिमान की भावना पैदा होने लगी और उसके जीवन के मूल्य बदल गए। किसी गांव में अगर कोई एक व्यक्ति था जो जय भीम जय भारत बोलता था, तो लोग उसे यही कहते थे कि ये जय भीम वाला आ गया। जय भीम का शब्द, जय भारत का शब्द एक सामाजिक क्रांति का परिचायक बन गया। भले ही कुछ लोग जय भीम कहने में संकोच करते थे, भले ही कुछ लोग जय भीम कहने में डरते थे, लेकिन धीरे धीरे डर बाहर निकला और एक आंदोलन का स्वरूप ले गया। आज हम देखते हैं जहां पर भी जय भीम का उद्घोष होता है, वो ये मान लिया जाता है कि ये व्यक्ति जरूर बहुजन समाज पार्टी से संबंध रखता होगा। जय भीम एक राजनीतिक पहचान बन गई। जय भीम एक सामाजिक चेतना का पर्याय बन गई। जय भीम में एक शक्ति आ गई। चाहे वो राजनीतिक कार्यक्रम हो, चाहे वो सामाजिक कार्यक्रम हो, चाहे आपस में मिलते हुए बात करने का कार्यक्रम हो, संबोधन उद्बोधन जय भीम से शुरू हुआ और जय भीम ने एक बहुत बड़ा काम किया। जो समाज में स्थापित मूल्य थे, कोई राम राम बोलता था, कोई जयराम जी की बोलता था, कोई पाए लागू कहता था, जो भी मूल्य थे उन सब से बाहर निकल करके एक हिम्मत उत्साह के साथ अपने मूल्य स्थापित करने का काम किया। ये मनुवाद पर एक बहुत बड़ी चोट थी और हमारे मन में जो डर था निकलने का एक साधन बना। तो जय भीम का नारा एक सामाजिक क्रांति का प्रतीक बन गया। उसी निकल के आए बहुजन समाज के और प्रतीक। शुरू करते ही चुनाव चिन्ह के रूप में नीला झंडा और हाथी का निशान लिया। मैं यह एक छोटा सा संदर्भ देना चाहता हूं। मान्यवर साहब कांशीराम जी से पूछा कि आपने हाथी का निशान और नीला झंडा क्यों चुना। साहब ने बड़े ही साधारण शब्दों में कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनाई और उन्होंने उसका चुनाव चिन्ह भी हाथी का निशान रखा था, झंडा नीला ही था। मैंने तो सिर्फ बाबा साहब को अनुसरण किया है, जो बाबा साहब ने चुना उसी को मैंने स्वीकार किया है। पत्रकार ने पूछा कि इसका आशय क्या है, अर्थ क्या है, तो साहब कांशीराम जी ने कहा, जिस विषय पर हमारे महापुरुषों ने विचार कर लिया है उस पर मैं अपना दिमाग नहीं लगाता हूं। अगर तुम्हें पूछना है तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से जाके पूछो कि उन्होंने हाथी का निशान क्यों चुना, नीला झंडा क्यों चुना। मैं यहां पर यह संदर्भ कोट इसलिए करना चाहता हूं, भले ही आज पूरा देश हाथी के निशान को एक राजनीतिक चुनाव चिन्ह के रूप में देख रहा है, लेकिन यह हाथी का चुनाव निशान राजनीतिक चुनाव चिन्ह से ऊपर उठ करके भारत के बौद्धों की एक बहुत बड़ी धरोहर का परिचायक है। बौद्ध सभ्यता में हाथी शब्द बड़ा महत्व रखता है। हम महामाया के चित्र देखते हैं, महाप्रजापति गौतमी के चित्र देखते हैं, दोनों तरफ हाथी फूल बरसा रहे हैं। जहां पर भी बौद्ध सभ्यता के अवशेष मिल रहे हैं वहां हाथी प्रमुखता के साथ आ रहा है। बाबा साहब ने भी लिखा है,
यह हमारा समाज विशालकाय हाथी की तरह से है। इसको उठने में वक्त तो लगता है, लेकिन एक बार उठ जाए तो इसे बिठा पाना बहुत मुश्किल है। ये दर्शन था हाथी चुनाव चिन्ह के पीछे। मान्यवर साहब कांशीराम जी जानते थे इस समाज को उठाने में वक्त तो लगेगा, लेकिन एक बार उठ जाएगा तो इसे बिठा पाना मुश्किल है। तो वो हाथी चुनाव चिन्ह एक प्रतीक रूप में बन गया, और जो व्यक्ति साहब के आंदोलन से जुड़ा उसके घर की दीवार पर हाथी ही बना, उसके घर पर नीला झंडा लगा। ये प्रतीक भले ही राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति के लिए था, लेकिन ये प्रतीक एक सामाजिक दास्ता की बेड़ियों को काटकर आजादी का आगाज भी था। लोगों का एक भावनात्मक रिश्ता बन गया। इन्हीं प्रतीकों के पीछे मान्यवर साहब कांशीराम जी ने सम्राट अशोक के बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना को आधार बनाया। सम्राट अशोक का शासनकाल बुद्ध की शरण में आने के बाद जन कल्याण का शासन था। जन कल्याण के लिए काम करने का शासन था। जो भी सम्राट अशोक ने निर्माण किए वो जन कल्याण के कार्य थे। चाहे राजमार्ग बनवाया, बावड़ियां खुदवाई, फलदार छायांदार वृक्ष लगवाए, और एक न्याय प्रणाली की शुरुआत की, चिकित्सकों की व्यवस्था की, और भारत में सबसे पहले पशु चिकित्सालय भी सम्राट अशोक के समय में बना। तो ये जन कल्याणकारी योजनाएं थी। मान्यवर साहब कांशीराम जी के जीवन में भी, अगर उनके दर्शन में भी अगर राज की कल्पना थी तो सम्राट अशोक के राज की कल्पना थी, एक कल्याणकारी राज की कल्पना, जहां इंसान को इंसानियत का दर्जा मिले। और आपने देखा भी होगा, हम सब ने देखा है, जो ही उत्तर प्रदेश में सरकार आई तो सबसे पहले अपने प्रतीकों की स्थापना का संकल्प पूरा किया। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के नाम से स्मारक बना, मान्यवर साहब कांशीराम जी के नाम से स्मारक बना, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान बना, और ग्रेटर नोएडा दिल्ली के जड़ में, दिल्ली के नजदीक दलित प्रेरणा स्थल बना। स्मारक कोई भी बना हो, लेकिन विशालकाय हाथियों की एक बहुत बड़ी गैलरी वहां स्थापित की, जो न केवल आकर्षण का केंद्र बनी, बल्कि हमें सीधा अपनी बौद्ध में विरासत से जोड़ने का भी दायित्व निभाया। आज भी लाखों लाखों लोग जब स्मारकों में जाते हैं, हाथी को देखते हैं, हाथी गैलरी को देखते हैं, तो एहसास होता है अपनी गौरवशाली सभ्यता का। मान्यवर साहब कांशीराम जी ने इन प्रतीकों की स्थापना के साथ हमें अपने गौरवशाली अतीत के साथ जोड़ा है, और अतीत के साथ जोड़कर हमें एहसास कराया कि हम राजाओं की संतान हैं। बहुजन समाज को देश का हुक्मरान बनना चाहिए, एक लक्ष्य निर्धारित कर दिया, और इस लक्ष्य के साथ भावनात्मक रिश्ता पैदा कर दिया। राजनीतिक आंदोलन में भावनात्मक रिश्तों का कोई योग नहीं होता। मैं एक छोटी सी घटना का जिक्र करना चाहूंगा। एक पुस्तक को लिखते हुए मैं अपने साथियों के साथ, नरेला एक क्षेत्र है जो करनाल बाईपास पर बॉर्डर के साथ ही, वहां अलीपुर एक गांव है, अब तो दिल्ली का हिस्सा है। वहां एक किशोरलाल नाम के व्यक्ति थे, उनसे मिले। उन्होंने एक जिक्र किया कि मान्यवर साहब कांशीराम जी मेरे यहां पर नीला झंडा स्थापित करने के अभियान के तहत आए। उन्होंने अपने हाथों से छत पर चढ़ करके नीला झंडा लगाया। जब वो झंडा लहराने लगा तो कार्यकर्ता नारे लगा रहे थे, सब लोग प्रफुल्लित थे। लेकिन साहब कांशीराम जी ने मेरे को कहा, किशोरीलाल, ये तुम जो झंडा देख रहे हो, ये झंडा हमारे बहुजन महानायकों के संघर्ष का प्रतीक है, इसे कभी झुकने मत देना। और जब ये बात साहब कांशीराम जी ने कही तो साहब कांशीराम जी की आंखों से आंसू गिर पड़े। 35 साल के बाद उस व्यक्ति ने हमें यह घटना बताई। जब वो इस घटना का जिक्र कर रहा था तो बताते बताते उसकी आंखों से भी आंसू निकल आए,
और जब हम सुन रहे थे तो हमारी आंखों से भी आंसू निकले। उसने बताया कि हालांकि घर तोड़ के दोबारा बना दिया गया, लेकिन जिस कॉर्नर पर, जिस जगह पर साहब ने झंडा लगाया था, मैंने उस जगह को उसी रूप में बना के रखा है और आज भी वो नीला झंडा घर की छत पर लहरा रहा है। प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, एक झंडे के प्रति इतना गहरा भावनात्मक रिश्ता सांस्कृतिक मूल्यों में हो सकता है, राजनीतिक मूल्यों में नहीं हो सकता। आज बहुजन समाज का प्रत्येक व्यक्ति नीले झंडे को और हाथी के निशान को अपनी विरासत समझता है, और ये विरासत राजनीतिक नहीं है, ये सांस्कृतिक विरासत है जो सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पास चली आ रही है। मान्यवर साहब कांशीराम जी का आंदोलन भले प्रतीकों के रूप में था, भले ही सभ्यता के निर्माण के रूप में था, स्मारकों के रूप में था, लेकिन वो स्थापित मूल्य थे सम्राट अशोक के बौद्ध में भारत के। इसके साथ साथ मैं इस आंदोलन को एक और रूप में देख रहा हूं। साहब के आंदोलन का हर एक पहलू दो चीजें दिखा रहा है। राजनीति के लोग उसमें राजनीति तलाशते हैं और धार्मिक लोग उसमें सांस्कृतिक मूल्य तलाश रहे हैं। साहब ने जब समाज को तैयार करने का काम किया तो कहा कि समाज को बिकने वाला नहीं होना चाहिए। हमारा समाज बिक जाता है, पौवे में बिक जाता है, शराब पी करके बिक जाता है, वोट को बेच देता है, चंद पैसों में वोट बेच देता है। और साहब ने कहा कि हमें अपने वोट की कीमत को समझना है, अपने वोट की सुरक्षा भी करनी है। वोट की सुरक्षा ऐसे करनी है जैसे कोई भी व्यक्ति अपनी बहन बेटी की इज्जत की रक्षा करता है। आप इस बात को समझ के देखिए, वोट की रक्षा ऐसे करनी है जैसे बहन बेटी की इज्जत की रक्षा करनी है। ये बहन बेटी की इज्जत की रक्षा जीवन की रक्षा से जुड़ा मामला है, मसला है। वोट की कीमत को हमने जीवन की कीमत से बेहतर समझा। व्यक्ति मरना स्वीकार कर सकता है, लेकिन अपनी बहन बेटी की इज्जत को गंवाना स्वीकार नहीं करता। और साहब की इस अपील ने इतना बड़ा काम किया, इतना बड़ा काम किया, जो समाज डर जाता था, बिक जाता था, भयभीत हो जाता था, उसका वोट लूट लिया जाता था, और वो निडर होकर खड़ा हो गया। उसने कहा नहीं, वोट की रक्षा करूंगा। और वोट की रक्षा भी ऐसे की, आज भले कुछ भी बिक जाता हो, नेता बिक जाते हो, टिकट बिक जाती हो, लेकिन वोट नहीं बिकता है। साहब ने समाज के मस्तिष्क में एक ऐसी बात पैदा कर दी, एक ऐसा सांस्कृतिक मूल्य पैदा कर दिया, भले ही चुनाव लड़ने वाला उसकी पसंद का व्यक्ति ना हो, भले ही चुनाव लड़ने वाला उसकी योग्यता की कसौटी पर खरा ना उतरता हो, लेकिन एक बात स्थापित हो गई, कोई भी खड़ा हो जाए बहुजन आंदोलन में, मेरा वोट तो उसी व्यक्ति को जाएगा, क्योंकि संकल्पित हो गया है व्यक्ति, उसका वोट बिकना नहीं चाहिए। मान्यवर साहब कांशीराम जी ने वोट को सम्मान और स्वाभिमान से जोड़ा। कुछ पैसे लेकर के हम अपना स्वाभिमान गिरा दें? कुछ पैसे लेकर के क्या हम राज की संभावना को नकार दें? तो मान्यवर साहब कांशीराम जी का ये जो प्रयोग था, आज उसके अर्थ हमारे सामने है। भले राजनीतिक रूप से ग्राफ उतरता चढ़ता रहा है, लेकिन सांस्कृतिक मूल्य स्थापित हो गए। बहुजन समाज का कोई व्यक्ति बिकता नहीं है, और आज सभी लोग ये बात मानने लगे। और ये मान्यता इतनी गहरी हो गई कि आज बहुजन समाज के एक विशेष वर्ग के वोट की तरफ कोई देखता भी नहीं है, और ये स्वतः मान लिया जाता है कि अमुक जाति का, अमुक समाज का वोट तो बसपा का ही होगा। मान लिया गया। हमेशा के लिए जो चीज मान ली जाती है वो सांस्कृतिक मूल्यों में बदल जाती है। आज साहब का वो प्रयोग हमारी सांस्कृतिक मूल्यों की धरोहर हो गया। आज समाज का वोट बिकता नहीं है, समाज समान और स्वाभिमान की बात करने लगा है, और ये इस आंदोलन में से निकल के आया। तो मैं यहां कहना चाहूंगा, साहब का एक छोटा सा प्रयोग स्वाभिमान को जगाने का माध्यम बना। आंदोलन में एक बात और देखते हैं,
बाबा साहब ने मनुवाद से बचने के लिए कहा, मनुवाद से बाहर निकलने के लिए कहा, और साहब कांशीराम जी ने उस विचार को ऐसा स्थापित कर दिया कि मनुवाद के सामने एक सीधी टक्कर शुरू हो गई, एक विचारधारा का टकराव। और मान्यवर साहब कांशीराम जी ने मनुवाद को पूरी तरह नकार दिया, और नकारा भी ऐसा कि एक तरफ मनुवाद खड़ा था तो एक तरफ अंबेडकरवाद खड़ा हो गया। मनुवाद से सीधी टक्कर लेने का काम बहुजन समाज की इस आंदोलन ने शुरू किया। और इस मुकाबले के पीछे आप देखिए, यह राजनीतिक पार्टी को नकारने की बात नहीं थी। भले ही राजनीतिक पार्टी को नकार रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी बात थी मनुवाद को नकारने की। और मनुवाद की जड़ें राजनीति में नहीं है, मनुवाद की जड़ें समाज में नहीं है, मनुवाद की जड़ें धर्म में हैं। तो एक तरह से मान्यवर साहब कांशीराम जी ने धार्मिक मूल्यों को नकारा, स्थापित धार्मिक मूल्यों को नकारा, और नकारने के बाद मनुवाद को सीधी चुनौती दी, और चुनौती देने के साथ साथ बहुजन समाज की व्यवस्था का निर्माण किया। कोई भी राजनीतिक आंदोलन व्यवस्थाओं के निर्माण की बात नहीं करता, वो राजनीतिक बदलाव की बात करता है। और मान्यवर साहब कांशीराम जी ने बहुजन समाज की सामाजिक व्यवस्था के निर्माण की बात कही, और निर्माण की बात के साथ साथ जाति को नकारा भी और जाति का दोहन भी किया। जो मनुवाद बहुजन समाज की कुछ जातियों को जाति के नाम पर उत्पीड़ित करता था, प्रताड़ित करता था, उनका मनोबल गिराने का काम करता था, और हम जाति के नाम से भयभीत हो जाते थे, जैसे हम गुनाहगार हों। कोई जाति का नाम लेता था तो हम आशंकित हो जाते थे, जैसे हम गुनाहगार हों। जाति के नाम से हमारा मनोबल टूट जाता था। मान्यवर साहब कांशीराम जी ने उसी जाति के नाम का दोहन किया, और कदम कदम पर कहा कि मैं कांशीराम चमार। उनके मुंह से शब्द निकलते ही मैं कांशीराम चमार कह रहा हूं, इस समाज में एक ऊर्जा का संचार हो जाता था। मान्यवर साहब कांशीराम जी एक जाति तक नहीं ठहरे, 6743 जातियों को एक बनाने का काम किया। जो पिछड़े लोग थे उनको साथ मिलाया, जो अपने आप को ना समझी में अगड़े कहते थे उनको पास बुलाया, जिन लोगों को अनजाने में अपने सवर्ण होने का घमंड था उनको एहसास दिलाया कि तुम सवर्ण नहीं हो, तुम पिछड़े हो, और पिछड़े ही नहीं हमसे बिछड़े हुए हो, हम भाई भाई हैं। अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के लोगों को एक साथ जोड़ करके जो एक नाम दिया बहुजन समाज। बात भले राजनीतिक सत्ता की हो रही थी, लेकिन साहब ने बहुजन समाज के निर्माण की बात कही, और बहुजन समाज के निर्माण का मतलब यही था कि उस बहुजन समाज के निर्माण से राजसत्ता का निकलना नितांत आवश्यक था। इसलिए साहब ने कहा कि मेरे जीवन का अंतिम उद्देश्य इस देश पर शासन करना है, और शासन कौन करेगा? इस देश का हुक्मरान बहुजन समाज होगा। देश का हुक्मरान बहुजन समाज होगा। अभी तक तो बहुजन समाज गुलाम था, दलित था, पीड़ित था, न जाने कितने उसको नाम दिए गए, और प्रत्येक नाम उसके मनोबल को गिराने का काम करता था। लेकिन मान्यवर साहब कांशीराम जी ने कहा, मेरा आंदोलन इस देश के बहुजन समाज को इस देश का हुक्मरान बनाएगा। हुक्मरान बनने की जो भावना थी, इसके सामाजिक मूल्य थे, इसके सांस्कृतिक मूल्य थे। एक पूरे समाज में राजा बनने का, शासक बनने का भाव पैदा हो जाए। जिस भी व्यक्ति ने जय भीम कहना शुरू किया, जिस व्यक्ति घर पे नीला झंडा लग गया, जिस व्यक्ति ने व्यवस्था बदलाव की बात करनी शुरू की, लोगों ने उसे इस देश के नायक के रूप में, इस देश के शासक के रूप में देखना शुरू किया। हजारों लोगों के अंदर राज करने की भावना जागृत हो गई। ये सामाजिक मूल्यों में बदलाव था, और सांस्कृतिक मूल्यों की पहचान को स्थापित करने का काम था। मान्यवर साहब कांशीराम जी ने जाति का दोहन किया, और उस जाति के दोहन से मनुवाद कांप उठा।
15 और 85 का फार्मूला, बहुजन संबोधन, जो लोग अपने आप को ताकतवर कहते थे वो अल्पजन बन गए। 15 लोग अल्पजन बने और जो अल्पजन बने हुए थे वो बहुजन बन गए। ये सांस्कृतिक मूल्यों का बदलाव था। और सांस्कृतिक मूल्यों के बदलाव के साथ ही जब गणित समझ में आया तो एहसास हुआ हम देश के हुक्मरान बन सकते हैं। जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, फिर वो बगावत कर देगा, और उसकी बगावत, उसकी गुलामी की बेड़ियों को स्वतः ही काट डालेगी और वो व्यक्ति आज़ाद हो जाएगा। मान्यवर साहब कांसीराम जी ने समाज को एहसास कराने का काम किया। हम दलित नहीं हैं, हम शोषित नहीं हैं, हम पीड़ित नहीं हैं, हम गुलाम नहीं हैं, हम इस देश के हुक्मरान हैं। हमें देश का हुक्मरान बनना है, लेकिन हुक्मरान वो बनेगा जो पहले बहुजन समाज की टुकड़ों में बिछड़े हुए भाई जो हैं, जाति समूह में बंधे हुए जो लोग हैं, उनको एक करें, एक सूत्र में पिरोएं। भले जाति टूटे ना टूटे, लेकिन सामाजिक रूप से हमें एक हो जाना चाहिए और बहुजन समाज का निर्माण करना चाहिए। मान्यवर साहब कांसीराम जी ने राजनीतिक बात करते करते भी कहा कि बहुजन समाज का निर्माण होना चाहिए, क्योंकि राज सत्ता जो है बहुजन समाज से ही निकलनी है। इसलिए भले ही कुछ लोग मान्यवर साहब कांसीराम जी में राजनीति तलाश रहे हैं, लेकिन वास्तव में साहब कांसीराम जी ने समाज निर्माण का काम किया। प्रत्येक व्यक्ति के मन और मस्तिष्क में स्थापित मूल्यों को बदलाव का काम किया और एक ऐसी भावना पैदा कर दी कि हम इस समाज में पैदा हुए हैं, यह हमारे लिए फक्र की बात है, क्योंकि हमें महापुरुषों का संरक्षण मिला है। और पहली बार इस समाज ने महापुरुषों को अपनी ताकत के रूप में देखना शुरू किया। प्रबुद्ध उपासक को पहली बार समाज ने महापुरुषों को ताकत के रूप में देखा। मान्यवर साहब कांसीराम जी का एक प्रयोग, फेयर और व्हील, महापुरुषों के नाम पर जो मेले आयोजित किए, महापुरुषों की कतार वहां खड़ी कर दी। ज्योतिबा फुले को सामने लेके आए, पेरियर रामास्वामी नायकर साहू जी महाराज को लेकर के आए, महाराज गाड़गे बाबा को लेकर के आए, स्वामी अच्युतानंद को लेकर आए। जितने भी महापुरुष थे, संत कबीर से लेकर संत रविदास को लेकर आए। इन सारे महापुरुषों की श्रृंखला को सामने लेकर आए और बताए कि ये हमारे वो महापुरुष हैं जिन्होंने व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम किया। जब उनके जीवन संघर्ष को हमारे सामने रखा, जब उन महापुरुषों के जीवन कृत्य को समाज के सामने रखा, तो प्रत्येक व्यक्ति ने अपने अपने समाज के महापुरुष को अपने आइकॉन के रूप में स्वीकार कर लिया और एक साथ पहली बार इतने सारे महापुरुष बहुजन समाज को जगाने के काम आने लगे। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस ने पूरा जोर लगाया था कि माने बाबा साहब अंबेडकर को दफन कर दिया जाए, और कांग्रेस ये काम कर चुकी थी। बाबा साहब अंबेडकर के नाम को लोगों ने भुला दिया था, क्योंकि कांग्रेस बाबा साहब को देख करके भयभीत रहती थी, कभी हमारे हाथ से राज ना चला जाए। मान्यवर साहब कांसीराम जी ने दोबारा से बाबा साहब अंबेडकर को स्थापित। हम घर घर में बाबा साहब की बात को सुन रहे हैं, उनके चित्रों को देख रहे हैं, उनकी बातों के ऊपर लोगों को आचरण करते हुए देख रहे हैं। ये सामाजिक मूल्य में बदलाव की बात थी। और इसी मूल्य के आधार पर मैं एक बात और कहना हो गया, स्थापित मूल्यों को बदलने की जो बात साहब ने की, महापुरुषों को सामने लेकर के आए, तो आज प्रत्येक बहुजन समाज के घरों में महापुरुषों की पूरी श्रृंखला देखने को मिलती है। उनका साहित्य हमारे सामने आया, उस साहित्य पर हम चर्चा करने लगे, बात करने लगे, और घर घर बाबा साहब की जयंतियां मनने लगी। बाबा साहब की जयंती मनाना, 6 दिसंबर को कार्यक्रम आयोजित करना, ज्योतिबा फुले साहू जी महाराज की जयंती मनाना, उनके संघर्ष को लोगों को बताना, ये सांस्कृतिक आंदोलन था। इसे राजनीति नहीं देखी जा सकती। और राज कौन करेगा, इस बात को भी समझिए। साहब ने कहा कि मेरा समाज नालायक है,
मेरे पास नालायक लोगों की फौज है, लेकिन मैं अपने समाज के नालायक लोगों की नालायकी को दूर करके उनमें लायकी पैदा करके और लायक लोगों की सरकार बनाना चाहता हूं। बहुत स्पष्ट है। भले ही मेरा आंदोलन राजनीतिक है, माननीय साहब कांशीराम जी ने कहा, भले ही मेरा राजनीतिक आंदोलन है और मैं इस देश के बहुजन समाज को देश का हुक्मरान बनाना चाहता हूं, लेकिन मेरा जो हुक्मरान बनाने का जो प्रोसेस है, जो कार्य योजना है, वो समाज के नालायक लोगों की नालायकी को दूर करना पहली प्राथमिकता है और नालायकी को दूर करके लायकी पैदा करना ये दूसरी प्राथमिकता है। और जो लायक लोग होंगे उनको देश का हुक्मरान बना पाऊं, ये मेरी तीसरी प्राथमिकता है। तो प्राथमिकता की दृष्टि से भी देखें तो नालायक समाज की नालायकी को दूर करके लायकी पैदा करके उन्हें देश का हुक्मरान बनाना एक बहुत बड़ी बात थी। उनके हर बात में एक सामाजिक मूल्य है, सांस्कृतिक मूल्य है, लेकिन उसका अंतिम पड़ाव राजनीतिक रहा है। यहां मैं एक बात और कहना चाहूंगा। साहब ने बहुत सारे प्रयोग किए, बीआरसी बनाया, बुद्धा रिसर्च सेंटर। इसके पीछे योजना थी कि बौद्ध धर्म को भारत में स्थापित करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, महाकारुणिक बुद्ध की विचारधारा को घर घर पहुंचाने के लिए हमें क्या करना चाहिएगा। इसका काम विशेष रूप से एक स्थापित संगठन बीआरसी करेगा। लेकिन राजनीतिक व्यस्तता के कारण साहब ऐसा नहीं कर पाए। तो भी उनकी कार्य योजना का हिस्सा तो था। आज अगर मैं एक बौद्ध भिक्षु के रूप में बैठा हूं तो संभवतः उसी अवधारणा के साथ मैं पैदा हुआ हूं। न जाने कितने लोग आज जो राजनीति क्षेत्र में काम नहीं करते, वो धार्मिक क्षेत्र में अपने जीवन की संभावना को तलाश रहे हैं। एक विजन दिया साहब ने, बहुजन सत्ता कैसी होगी, वो सम्राट अशोक जैसी होगी, और सम्राट अशोक जैसी होगी तो उसमें जो बौद्ध भिक्षु भी होंगे, बौद्ध लोग भी होंगे, बौद्धों की दिनचर्या होगी, बौद्धों के सिद्धांत होंगे, बौद्धों की परंपराएं होंगी, उनके उत्सव होंगे। इस पर काम करने के लिए कुछ लोगों को आगे आना होगा ताकि हम समाज के लंबे समय तक देश का हुक्मरान बना सकें। और साथ में घोषणा भी की कि बाबा साहब की दीक्षा की 50वीं वर्षगांठ पर जो इस देश में गोल्डन जुबली सेलिब्रेशंस के नाम से जो भी आयोजन होगा, उस आयोजन में मैं 4 करोड़ लोगों के साथ करूंगा। एक टारगेट फिक्स किया था कि मैं इस देश में जो धर्मांतरण का कार्यक्रम होगा, बुद्ध धर्म की विचारधारा को स्थापित करने का कार्यक्रम होगा, मैं 50वीं वर्षगांठ पर गोल्डन जुबली सेलिब्रेशंस के अवसर पर 4 करोड़ लोगों के साथ बौद्ध बनने का संकल्प पूरा करूंगा। संकल्पित थे बौद्ध धर्म को इस देश का धर्म बनाने के लिए, बौद्धों की राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के लिए, सम्राट अशोक के बौद्ध में भारत को स्थापित करने के लिए, और इससे बढ़कर अपनी 2500 वर्ष पुरानी गौरवशाली जो हमारा विरासत है उसका वारिस बन करके इस देश में स्थापित मूल्य को बदलने का जो काम साहब का कर रहे थे, वो वास्तव में बहुत अद्भुत था। और पहले ही बता दिया कि मेरा अंतिम संस्कार बौद्ध रीति से ही होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु का कुछ भरोसा नहीं कब आ जाए। पहले कहा, और इस देश में जो भले ही वो अप्रत्याशित दौर था जब मान्यवर साहब कांशीराम जी इस दुनिया से विदा हुए, उनका अंतिम संस्कार बौद्ध रीति से किया गया। और मुझे बताते हुए इस बात की खुशी भी है कि मान्यवर साहब कांशीराम जी की जो भावना थी कि उनका अंतिम संस्कार बौद्ध रीति से किया जाना चाहिए और बौद्ध भिक्षुओं के हाथों से होना चाहिए। मुझे उस समय बौद्ध भिक्षु बने मात्र 8 दिन हुए थे, वो 9वां दिन था, और मुझे भी अवसर मिला मान्यवर साहब कांशीराम जी को, इस सदी के महानायक को इस दुनिया से विदा करने का। उनके अंतिम विदाई के क्षणों में मैं भी वहां एक भिक्षु के रूप में मौजूद था। मैं इस बात को समझ पाया कि इस सदी का जो महानायक विदा हुआ है
वो इस देश में सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना के साथ हुआ है। इसलिए मैं तो साहब कांशीराम जी को एक सांस्कृतिक आंदोलन के प्रणेता के रूप में देख रहा हूं, जन्मदाता के रूप में देख रहा हूं। और एक अंतिम बात कहकर के मैं बात को विराम देना चाहता हूं, क्योंकि बात समय सीमा में समाप्त करनी है। राजनीति करने के लिए राजनेता बनते हैं। राजनीति नेताओं से चलती है, राजनेताओं से चलती है, लेकिन मान्यवर साहब कांशीराम जी ने राजनीति के भी नेताओं के मूल्य बदल दिए और राजनीति के लिए राजनेता की नहीं, एक मसीहा की आवश्यकता बनती है। ये साहब कांशीराम जी ने सिद्ध किया। मान्यवर साहब कांशीराम जी एक राजनेता नहीं थे, वो करोड़ों लोगों के मसीहा बनकर निकले हैं, सामाजिक मूल्यों की स्थापना करके निकले हैं। आज कोई भी व्यक्ति मान्यवर साहब कांशीराम जी को अपना आदर्श तो मान सकता है, लेकिन उनके जीवन मूल्यों को नकार करके मसीहा नहीं बन सकता। बहुजन समाज नेता को स्वीकार नहीं करता। यह मान्यवर साहब कांशीराम जी का ही प्रयास है कि बहुजन समाज किसी भी नेता को स्वीकार नहीं करता, उसे मसीहा ही चाहिए। उदाहरण देकर के समझा करके अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। जगजीवन राम नेता बन के जिए, लेकिन समाज ने नकार दिया। रामविलास पासवान भले हमेशा मंत्री रहे, नेता बनकर जी रहे हैं, लेकिन समाज ने नकार दिया। महाराष्ट्र से भी कुछ लोग जो मंत्री बनते हैं हर बार, कभी कांग्रेस में कभी बीजेपी में नेता हैं, लेकिन लोगों ने नकार दिया। बहुजन समाज का एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो नेता बना हो और बहुजन समाज ने उसे स्वीकार किया हो। बहुजन समाज को नेताओं की नहीं, मसीहाओं की आवश्यकता है। और ये मान्यवर साहब कांशीराम जी ने राजनीतिक क्षेत्र में भी सांस्कृतिक विरासत के मूल्यों की स्थापना करके सिद्ध कर दिया। आज जो भी नेता बनकर के निकल के आता है, वो एमएलए बन सकता है, एमपी बन सकता है, लेकिन मसीहा नहीं बन सकता। मैं उदित राज का भी नाम लेना चाहूंगा। सामाजिक क्षेत्र से होते हुए राजनीतिक क्षेत्र में आए, जब तक सामाजिक रहे लोगों ने स्वीकार किया, जो ही राजनीतिक क्षेत्र में आए लोगों ने नकार दिया। एक एक का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जितने भी लोग सामाजिक क्षेत्र से राजनीतिक क्षेत्र में गए हैं, बहुजन समाज ने नकार दिया है। और केवल वही व्यक्ति इस आंदोलन में जिंदा रहता है जो राजनीति के बजाय सांस्कृतिक मूल्यों पर काम करता है, त्याग पर काम करता है, बलिदान पर काम करता है, जन कल्याण के लिए काम करता है, और जिसका लक्ष्य खुद का कल्याण नहीं, समाज का कल्याण सर्वोपरि हो जाता है, वही व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में कामयाब होता है। मैं इस अवसर पर इतना ही कहना चाहूँगा कि मान्यवर साहब कांशीराम जी पर बहुत सारी बात की जा सकती है, लेकिन 35-40 मिनट के समय में इससे ज़्यादा बात करना मेरे लिए संभव नहीं है। संक्षिप्त में जो जितना बता सकता था मैंने बताने की कोशिश की है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राहुल जी को कि आपके प्रयास से बहुजन संगठक जो पेज बना है, लाखों लोगों तक आप इस विचार को पहुँचा रहे हैं, और इस विचार को पहुँचाने में मुझे भी अवसर दिया। मैं आपके इस प्रयास के लिए साधुवाद देता हूँ, मंगल कामनाएं करता हूँ कि आप निरंतर इसी प्रकार से कार्य करते रहें, और जहाँ भी हमारी आवश्यकता अनुभव करें हम इस प्रयास में आपके साथ हैं। मैं नहीं जानता कि मान्यवर साहब कांशीराम जी से संबंधित इस गंभीर विषय पर मैं कितना न्याय कर पाया हूँ, वो तो दर्शक और आप लोग ही तय करेंगे। बस इसी विषय के साथ, इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपने मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुना है। आप सबका बहुत बहुत मंगल हो। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। आगे जैसे भी आपकी कार्य योजना है, जो कुछ पूछना चाहते हैं, मैं आपके साथ लाइव रहूँगा। जी राहुल जी। राहुल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? राहुल जी।